वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो आप लोग सब कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको, राम राम। और बताओ भाई कैसे हो लोग? सब लोग बढ़िया हो? ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे, आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट सिस्टम रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो अब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि श्वसन तंत्र क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्वसन क्या है, श्वसन क्रिया क्या होती है। उसके बाद श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं जो श्वसन क्रिया को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इन अंगों का समूह क्या कहलाएगा? श्वसन तंत्र कहलाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, ध्यान से देखो बोर्ड पे, अपन पढ़ने वाले हैं मानव तंत्र। मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। मैंने इसमें आपको पाचन तंत्र कंप्लीट करा दिया है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है। श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड, और श्वसन तंत्र को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो श्वसन क्या है और श्वसन तंत्र क्या है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं श्वसन क्या है। हम सांस लेते हैं तो श्वसन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, शरीर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और उसके बदले में क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन ग्रहण क्यों करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे छोड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि श्वसन क्रिया क्या है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर वातावरण से, कहां से? वातावरण यानी कि एनवायरमेंट से, वातावरण से ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? O2 ग्रहण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं? CO2 छोड़ता है। तो मैंने क्या बताया था कि जो श्वसन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वातावरण से तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेगा। ठीक है। और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण को उत्सर्जित कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। तो ये आदान प्रदान किसका हुआ? आदान प्रदान होता है गैसों का। और ये किस किस के बीच में होता है तो मैं आपको बताता हूं। तो यह जो गैसों का आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान मतलब एक को ग्रहण किया और दूसरे को छोड़ा, ये किसके बीच में होता है? यह गैस का आदान प्रदान वातावरण यानी कि कह सकते हैं हम पर्यावरण एवं जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, शरीर की कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाओं के बीच होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कौन करेंगी? हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण करेंगी। कहां से करेंगी? पर्यावरण या वातावरण से करेंगी। ठीक है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन छोड़ेंगी? कोशिकाएं छोड़ेंगी, ठीक है। और कहां पे छोड़ेंगी? वापस से वातावरण छोड़ेंगी। तो ये गैसों का आदान प्रदान होता है, ये वातावरण और शरीर की कोशिकाओं के मध्य होता है, ठीक है। अब यह गैसों का आदान प्रदान होता क्यों है, श्वसन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और हमें ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इन सभी सवालों के जवाब ये है कि हमें ऊर्जा की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारा शरीर सक्रिय रहे, यानी कि एक्टिव रहे। तो ये ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, शरीर की कोशिकाएं, वो क्या काम करती हैं? हमें ऊर्जा किससे मिलती है? जो हम खाते हैं, यानी कि भोजन से, ठीक है। तो शरीर की कोशिकाएं ये क्या करती हैं? जो भोजन में उपस्थित क्या होते हैं? पोषक तत्व। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का क्या करती हैं? ऑक्सीजन की सहायता से भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का ये ऑक्सीजन की सहायता से क्या कर देती है? ऑक्सीकरण कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ऑक्सीकरण कर देती हैं। जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण कर देती हैं। क्यों करती हैं? शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाने के लिए, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और जो पदार्थ है, यानी कि बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, यानी कि पदार्थ का सरल अणुओं में टूटना। ओके, जब पदार्थ सरल अणुओं में टूटेगा तो क्या होगा? इस टूटने के कारण ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। जब भोजन को सरल अणु में बांटा जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीकरण करने के कारण, ठीक है। तो क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऊर्जा के साथ और क्या मुक्त होती है? इस ऊर्जा के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ओके, आगे समझ। तो ये ऊर्जा मुक्त होगी, तो ये ऊर्जा किस रूप में मुक्त होगी? तो ऊर्जा की बड़ी इकाई होती है ATP। क्या होती है? ATP, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ऊर्जा की बड़ी इकाई होती है हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसकी छोटी इकाई होती है किलो कैलोरी, और इस किलो कैलोरी की जो बड़ी यूनिट होती है, यानी कि बड़ी इकाई होती है, वो होती है ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में। तो हमारे भोजन में जो प्राप्त की हुई ऊर्जा है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो ATP के रूप में मुक्त होती है। किसके रूप में? ATP के रूप में, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं यहां पे। ऊर्जा जो मुक्त होती है वो किसके रूप में होती है? ATP के रूप में। ATP के रूप में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ATP क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ATP क्या होता है और ATP की फुल फॉर्म क्या है। तो ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एक ATP में कितनी किलो कैलोरी होती है? तो 1 ATP में, यानी कि एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी होती है, यानी कि एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। एक कैलोरी से आपको याद आ रहा होगा कि जैसे हम अंडा खाते हैं, यानी कि 100 ग्राम अंडा, यदि हमने 100 ग्राम अंडा खाया तो 100 ग्राम अंडा से हमें 155 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये वही कैलोरी ऊर्जा होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। ओके, और इस कैलोरी ऊर्जा का जो बड़ा रूप होता है, यानी कि बड़ी इकाई होती है, वो ATP के रूप में होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर समझ, तो ये हमें ऊर्जा प्राप्त हुई ATP के रूप में हुई, और इसके साथ क्या मुक्त होती है? ऊर्जा के साथ CO2 गैस। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है।
अब ये गैस किस प्रकार से मुक्त होती है उसके बारे में आपको आगे पढ़ाता हूं। अभी मैं ये मिटा देता हूं। ओके, अब आगे समझाता हूं कि ये श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होती है। ठीक है, आ गया समझ आपको? ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम श्वसन कैसे करते हैं? नाक से करते हैं, नाक से करते हैं या फिर मुंह से करते हैं। ठीक है, नाक से या मुंह से, दोनों के श्वास लेते हैं। ठीक है, तो ये श्वास वायु होती है, श्वास वायु। मुख से क्या लेते हैं हम? श्वास वायु, श्वास वायु। श्वास वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये नाक या मुख से हम श्वास लेते हैं। ये कहाँ जाती है आगे? ये गले से निकलती है। गले से आगे किस में जाती है? ये श्वास नली में। किस में? श्वास नली में जाएगी। श्वास नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नली से ये किस में जाती है? ये आगे जाती है फेफड़ों में। इसमें फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होते हैं? फेफड़ों में रहते हैं वायु कोष्ठकाएं। क्या? वायु कोष्ठकाएं, कोष्ठकाएं, या फिर इसको बोलते हैं वायु कूपकाएं, वो कूपकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, तो फेफड़ों में वायु कूपकाएं या कोष्ठकाएं यानी कि एल्वियोली में जो हमने श्वास वायु हो गई है वो कहां पहुंच गई? इनमें पहुंच गई। ठीक है, तो इन वायु कूपकाओं में क्या रहता है आगे? इन वायु कूपकाओं में बहुत सारी रुधिर वाहिकाओं का क्या रहता है? जाल रहता है। किनका? रुधिर वाहिकाओं, रुधिर वाहिकाओं। रुधिर वाहिकाओं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इन कूपकाओं में, इन रुधिर वाहिकाओं का क्या रहता है? जाल रहता है। क्या रहता है? जाल, यानी कि नेट। ठीक है, मतलब पूरी कूपकाओं में रुधिर वाहिकाएं फैली रहती हैं। इन रुधिर वाहिकाओं में क्या रहता है? इन रुधिर वाहिकाओं में रहता है रक्त, यानी कि ब्लड। ठीक है, तो जो श्वास वायु है यानी कि ऑक्सीजन है, गले से श्वास नली, फेफड़ों और कूपकाओं में आ गई। इसके बाद ये रुधिर वाहिकाओं में आ जाती है और रुधिर वाहिकाओं में उपस्थित रक्त के द्वारा इस ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? ये ऑक्सीजन का यानी कि O2 का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? अवशोषण। कौन कर लेता है? जो ब्लड है वो ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है और इस ब्लड के द्वारा ही आगे ऑक्सीजन की सप्लाई कहां तक कर दी जाती है? अंग एवं ऊतकों तक। कहां तक? अंग एवं ऊतकों तक। तो ब्लड के द्वारा श्वास वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को यह अंग एवं ऊतकों तक पहुंचा देता है। तो यहां पर अंगों और ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन क्या काम करता है? ऑक्सीजन होता है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करेगा। किसका करेगा? पोषक तत्वों का। ठीक है, तो अंग और ऊतकों में भोजन में उपस्थित जो क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। क्या? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। और इस ऑक्सीकरण होने के कारण जो पोषक तत्व है यानी कि भोजन है वो सरल अणुओं में टूट जाता है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है? एटीपी के रूप में मुक्त होती है, मैंने अभी आपको बताया था। और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी, यानी कि CO2 गैस भी मुक्त होती है। तो यह CO2 गैस वापस से किस में मिल जाती है? रक्त में मिल जाती है, यानी कि ब्लड में मिल जाती है। और यह रक्त घूम के किस में पहुंच जाता है? यह रक्त घूम के वापस पहुंच जाता है वायु कोष्ठकाएं यानी कि कूपकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस कहां पे पहुंच गई? वायु कोष्ठकाओं यानी कि कूपकाओं में पहुंच जाती है। यहाँ पर क्या है? CO2 गैस है वो यहाँ पे वापस घूम के पहुंच गई है। ठीक है, अब इस CO2 गैस का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का श्वास छोड़ने के दौरान फेफड़ों द्वारा क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। उत्सर्जन किसके दौरान? सांस छोड़ने के दौरान, छोड़ने के दौरान इसका उत्सर्जन कर दिया गया और ये उत्सर्जन होकर कहां पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है वातावरण में। कहां पर? वातावरण में। यह वातावरण में पहुंच जाती है। यानी कि श्वसन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में वातावरण में क्या देते हैं? CO2 गैस देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया और वापस से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दिया गया। तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस श्वसन की प्रक्रिया में
कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से इस श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, तो उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? उन अंगों का समूह कहलाता है श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो कहलाता है, ठीक है, श्वसन तंत्र कहलाता है। यानी कि श्वसन क्रिया में काम आने वाले जितने अंग होते हैं उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, कौन कौन से अंग इसमें काम में आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और ये होती क्या है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र होता क्या है? मैंने आपको बताया कि श्वसन करने वाले जो अंग होते हैं उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 में। 3 भाग है इसके। पहला आता है, पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, आपको आसानी से श्वसन तंत्र समझ में आ जाए इसलिए श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। मांसपेशियां, निचला श्वसन तंत्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। और श्वसन मांसपेशियों को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, आ गया समझ कि मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचला श्वसन तंत्र यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और श्वसन मांसपेशियां यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें शामिल कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ऊपरी श्वसन तंत्र। कौन सा? ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से अंग हैं जो काम में आते हैं? सबसे पहले है नाक, इसको बोलते हैं नासिका यानी कि नोज, ओके। दूसरा है मुख यानी कि माउथ, और तीसरा है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, और चौथा है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? ऊपरी श्वसन तंत्र को। इसमें 4 अंग शामिल हैं, नाक, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। नाक को बोलते हैं नोज, मुख को माउथ, और ग्रसनी को फेरिंग्स, और स्वर यंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स। तो मैंने आपको माउथ और जो फेरिंग्स होती है यानी कि मुख और ग्रसनी को किसमें पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, यानी कि पाचन तंत्र में पढ़ाया था, ठीक है। पाचन तंत्र में भी ये दोनों काम में आते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पाचन का स्टार्टिंग किससे होता है? मुख से होता है, आगे जाके किस में जाता है? ग्रसनी में जाता है। तो इन दोनों टॉपिकों को मैंने वहां पे आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वापस से आपको श्वसन तंत्र का लिंक करके इनको फिर से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नाक के बारे में यानी कि नासिका के बारे में, फिर आगे का तीनों अंगों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नाक। नाक यानी कि नोज, इसका दूसरा नाम क्या है? नासिका। नासिका। तो ये नाक क्या है? नाक होती है वो हमारे यानी कि मानव श्वसन तंत्र, हमारे श्वसन तंत्र का प्रथम श्वसन अंग होता है। प्रथम श्वसन अंग है, ठीक है, क्योंकि श्वास लेने की शुरुआत किससे करते हैं? हम नाक से करते हैं ना। तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी ऑर्गन हो गया। प्राइमरी ऑर्गन किसका? श्वसन का, यानी कि रेस्पिरेशन का जो प्राइमरी ऑर्गन रहता है वो कौन सा होता है? वो होता है नाक यानी कि नोज, ठीक है। और यह है
बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? बाहर से देखने पर दो नासा द्वार के रूप में दिखती है। किसके रूप में? दो नासा द्वार, दो नासा द्वार के रूप में दिखती है। ठीक है, जो नेजल गेट होते हैं, नेजल पोर होते हैं, ठीक है, नेजल पोर यानी कि नेजल गेट। ठीक है, जैसे ये नाक हो गई, आपने जानते ही ना सब नाक के बारे में तो, ठीक है, जैसे ये नाक हो गई, आ गया समझ? तो ये जो दो पोर होते हैं, ये दो छेद होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? नासा द्वार, नासा द्वार। तो बाहर से देखने पर जो नाक होती है उसमें क्या है? दो छेद दिखते हैं ना, यानी कि दो नासा द्वार होते हैं। ठीक है, आ गया समझ? और आगे जाके जो ये नासा द्वार होते हैं, आगे जाके ये नासा द्वार किसमें खुलते हैं? नासा द्वार एक कैविटी में खुलते हैं जिसका नाम क्या है? नासा कैविटी, नासा गुहा, नासा गुहिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। तो नासा द्वार होते हैं वो आगे जाके नेजल कैविटी यानी कि नासिका गुहा में खुलते हैं। और ये नासिका गुहा होती है, ये दो भागों में विभाजित होती है। किसके द्वारा विभाजित होती है? एक तो पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, और इसके साथ ही एक होती है पतली हड्डी। ठीक है, जो ये नासा द्वार होते हैं ये आगे जाके किस में खुलते हैं? ये पूरी क्या होती है? ये पूरी होती है नेजल कैविटी यानी कि नासिका गुहा होती है। और इस नासिका गुहा में ये बीच में एक हड्डी पाई जाती है पतली सी, और एक होती है बीच में पतली सी झिल्ली। तो इन दोनों के द्वारा ये दो भागों में विभाजित होती है। ओके, और इस नासिका गुहा यानी कि नेजल कैविटी आगे जाके कहाँ खुलती है? तो ये नासिका गुहा है, नासिका गुहा यानी कि जो नेजल कैविटी है वो आगे जाके खुलती है किसमें? नासा ग्रसनी में। किसमें? नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी में बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। ठीक है, नासिका गुहा होती है, आगे जाके नासा ग्रसनी में खुलती है। ओके, और इस नासिका गुहा में क्या होते हैं? महीन बाल होते हैं, महीन बाल। और क्या होता है? पतली झिल्ली होती है जिसमें खून बहता रहता है, पतली झिल्ली। ठीक है, अंदर की साइड में इसमें बहुत पतली पतली बारीक बारीक खून की नसें होती हैं, इसमें खून बहता रहता है पतली झिल्ली में। और इसके साथ ही चिपचिपा श्लेष्म होता है। क्या होता है? चिपचिपा श्लेष्म। ठीक है, क्या होता है? चिपचिपा श्लेष्म। ये किसमें पाया जाता है? नाक में पाया जाता है। तो महीन बाल, पतली झिल्ली और चिपचिपा श्लेष्म होने के कारण जो हम श्वास वायु लेते हैं यानी कि हम ऑक्सीजन गैस जो ग्रहण करते हैं उसमें आने वाले जो अशुद्धियां होती हैं, धूल के कण, परागकण, फफूंदी वगैरह जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो इन महीन बालों, चिपचिपे श्लेष्म एवं इस पतली झिल्ली के कारण फेफड़ों में जाने से रुक जाती हैं। यानी कि इनकी वजह से ही हमारे शरीर में यानी कि हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु प्रवेश करती है। ठीक है, यदि ये महीन बाल और ये चिपचिपा श्लेष्म ना हो तो श्वास वायु में आने वाली जो अशुद्धियां होती हैं वो सीधी फेफड़ों में चली जाएंगी। ओके, तो जो नासिका होती है यानी कि नाक होती है वो हमारे श्वसन तंत्र का प्राइमरी पार्ट होता है यानी कि प्राथमिक अंग होता है जो श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, दूसरा जो सेकेंडरी पार्ट होता है यानी कि जो द्वितीयक भाग होता है वो होता है मुख यानी कि माउथ। ठीक है, क्योंकि हम सांस दोनों से ले सकते हैं, हम नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं। हम मुंह से सांस कब लेते हैं? जब हम अच्छे से नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी पार्ट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? माउथ का उपयोग करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? जैसे हम रेस करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ वजनी काम करते हैं यानी कि शारीरिक कोई परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है हमारे शरीर में हांफनियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम नाक से जल्दी जल्दी सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम सांस लेने में किसका उपयोग करते हैं? हम मुंह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो अंग हो गया वो तो होती है नाक, किसके लिए? श्वसन के लिए। और दूसरा अंग होता है वो होता है मुंह। ठीक है, हमने नाक को पढ़ लिया है, अब हम मुंह के बारे में पढ़ते हैं कि मुंह क्या होता है और ये क्या काम करता है। ओके, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र का नेक्स्ट जो ऑर्गन है, अंग है, वो कौन सा है? मुख। मुख को बोलते हैं माउथ। ठीक है, तो मुख होता है यह श्वसन तंत्र का कौन सा अंग है? द्वितीयक अंग है। द्वितीयक अंग यानी कि सेकेंडरी पार्ट है।
सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, तो प्राथमिक कौन सा होता है? तो प्राथमिक तो आपको भी बताया था, यानी कि जो प्राइमरी पार्ट होता है, तो प्राइमरी पार्ट हो गया नाक यानी कि नोज। ठीक है, नासिका। तो मुख को द्वितीयक अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग नाक के स्थान पर जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। किसमें? श्वास लेने के लिए, यानी कि श्वसन में। यानी कि माउथ है, मुख को हम सेकेंडरी पार्ट इसलिए बोलते हैं कि यदि जरूरत पड़ती है तो हम नाक के स्थान पर मुंह से भी श्वास ले सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। लेकिन फर्क क्या रहता है? लेकिन जो मुख से ली गई श्वास होती है, मुख से ली गई जो श्वास होती है, यानी कि श्वास वायु होती है, श्वास वायु नाक से यानी कि नासिका यानी कि नोज से ली गई श्वास वायु की अपेक्षा कैसी रहती है? अशुद्ध रहती है। तो क्या समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम मुंह से श्वास लेते हैं, मुख से श्वास लेते हैं, तो उसकी बजाय यदि नाक से जो श्वास लेते हैं वो ज्यादा शुद्ध रहती है। क्योंकि नाक में यानी कि नाक के अंदर जो नासिका गुहा होती है, नेजल कैविटी होती है, उसमें बारीक बारीक महीन क्या होते हैं? बाल होते हैं। और इसके साथ ही उसमें चिपचिपा श्लेष्म होता है, जो आने वाली श्वास वायु में जो अशुद्धियां होती हैं उसको वहीं पे ही रोक लेता है, जिससे वो फेफड़ों में नहीं जा पाती। जबकि मुख में यानी कि माउथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुख से ली गई जो श्वास वायु होती है वो सीधी किस में जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। तो शुद्ध कौन सी हुई? नाक से ली गई श्वास वायु। ओके, आ गया समझ? ठीक है, तो ये तो हो गया माउथ। अब माउथ के बाद जो तीसरा अंग है वो है ग्रसनी। ठीक है, यानी कि फेरिंक्स। तो मैं फेरिंक्स के बारे में आपको पढ़ाता हूं, तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र का जो नेक्स्ट अंग है, यानी कि तीसरा जो अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंक्स। मैंने जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ग्रसनी के बारे में बताया था। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं। जो ग्रसनी होती है वो मुख, तालु, कंठ के पीछे स्थित होती है। ठीक है, जो ग्रसनी होती है मुख, तालु, कंठ के पीछे स्थित होती है। इसका मतलब मुख होता है माउथ, तालु को बोलते हैं पैलेट, 2 पैलेट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, ऊपर और नीचे। कंठ यानी कि जो लैरिंक्स होता है उसके पीछे स्थित होती है। अब ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, तो ग्रसनी होती है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। पहली है नासा ग्रसनी। कौन सी? नासा ग्रसनी को बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। दूसरी होती है मुख ग्रसनी। ये होती है ओरोफेरिंक्स। और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। इसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, आगे समझ। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ये 3 प्रकार की ग्रसनी होती हैं। जब मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था, ग्रसनी पढ़ाई थी, तो भी मैंने आपको तीनों के बारे में पढ़ाया था। ओके, अब देखते हैं इनके कार्य क्या है। यदि हम नाक से श्वास लें, किससे? नाक से, यानी कि नासिका से हम श्वास लें, हम नोज से हम श्वास लें, तो श्वास वायु है किस में जाएगी? श्वास वायु आगे किस में जाती है? नासा ग्रसनी में जाती है। किसमें? नासा ग्रसनी में जाती है। ठीक है, नाक से नासा ग्रसनी में जाती है, और नासा ग्रसनी के बाद किस में जाती है? मुख ग्रसनी में जाती है। किसमें? मुख ग्रसनी में। और मुख ग्रसनी के बाद ये किस में जाती है? ये आती है कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी के बाद ये जाती है स्वर यंत्र में। किसमें? स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स में, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र के बाद जाती है श्वास नली।
और श्वास नली के बाद ये जाती है फेफड़ों में। यदि नाक से सांस लेने पर श्वास वायु होती है सबसे पहले तो नाक के बाद जाएगी नेजल कैविटी यानी कि नासिका गुहा में, उसके बाद ये जाती है नासाग्रसनी में, उसके बाद मुख्य ग्रसनी में, उसके बाद कंठ ग्रसनी में, फिर जाती है स्वर यंत्र में, फिर जाती है श्वास नली में, उसके बाद जाती है फेफड़ों में। यदि यही श्वास को हम किसके द्वारा लें, मुंह से लें यानी कि मुख से लें, तो मुख से लेने पर यह श्वास वायु होती है सीधी किस में जाती है, मुख्य ग्रसनी में जाती है, मुख्य ग्रसनी में, और मुख्य ग्रसनी के बाद जाती है कंठ ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी के बाद ये स्वर यंत्र और श्वास नली और फेफड़ों में जाती है। ओके, आगे समझ। यदि नाक से श्वास लेते तो ये जाती है नासाग्रसनी के बाद मुख्य ग्रसनी के बाद कंठ ग्रसनी में, और ये मुख से श्वास लेते तो सीधी जाती है मुख्य ग्रसनी में और उसके बाद जाती है कंठ ग्रसनी में। ठीक है, लेकिन नाक से ली गई जो श्वास होती है वो ज्यादा शुद्ध होती है बजाय किससे, मुंह से ली गई श्वास के। ओके, आगे समझ। तो अब देखते हैं कि ये जाती किस प्रकार से। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका प्रोसीजर ये है, जैसे हमने नाक से श्वास ली तो ये गई श्वास वायु किस में जाती है, नासाग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, और मुख्य ग्रसनी के बाद जाती है कंठ ग्रसनी। ठीक है, किस में जाती है, कंठ ग्रसनी, और उसके बाद जाती है स्वर यंत्र में। तो ये कंठ ग्रसनी और स्वर यंत्र के बीच में रहता है एपिग्लोटिस। क्या रहता है, एपिग्लोटिस। मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था तब भी बताया था, एपिग्लोटिस। ठीक है, तो स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण की तरह कार्य करता है, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। ये काम क्या करता है, इसका काम होता है यदि जब श्वास ली जाए यानी कि श्वसन क्रिया की जाए तो ये ऑक्सीजन को किसमें जाने देता है, तो ये ऑक्सीजन को स्वर यंत्र में जाने देता है, यानी कि आगे जाके श्वास नली में जाने देता है। ठीक है, और यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, वो जाना चाहिए ग्रासनाल में यानी कि एसोफेगस में जाना चाहिए। तो इसका काम यही होता है, भोजन करने के दौरान यह श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है एवं श्वास नली के दौरान यह श्वास को यानी कि वायु को श्वास नली में जाने देता है। तो इसके दो ही कार्य हैं। ओके, समझ में आ गया कि एपिग्लोटिस क्या है और ये एपिग्लोटिस कहां पे पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस होता है, ये स्वर यंत्र होता है, ये स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण की तरह कार्य करता है, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको घाटी ढक्कन भी कहा जाता है, और घाटी ढक्कन को इंग्लिश में हम कहते हैं एपिग्लोटिस। आगे समझ। तो ये होती है ग्रसनी। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है, नासा, मुख और कंठ ग्रसनी, और इसकी मैंने प्रोसीजर बताई है कि श्वास हम लेते हैं तो ये किस प्रकार से फेफड़ों में पहुंचती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो अंग है, नेक्स्ट ऑर्गन है ग्रसनी के बाद हम पढ़ने वाले हैं स्वर यंत्र। कौन सा, स्वर यंत्र। इसको बोलते हैं लेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद मैं स्वर यंत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट अंग है, चौथा है, ये होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, अभी बताया था स्वर यंत्र के बारे में मैंने आपको। तो स्वर यंत्र क्या कार्य करता है, यह है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली, श्वास नली को जोड़ता है, कंठ ग्रसनी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेरिंगो, लेरिंगोफेरेंक्स, और श्वास नली को बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो यह लेरिंगोफेरेंक्स एवं ट्रैकिया को जोड़ने का कार्य करता है, और यह किससे मिलकर बना होता है, यह है 9 उपास्थियों, यह 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कितनी उपास्थियां, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। उपास्थियों के बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, और क्या काम करता है, ये स्वर यंत्र में, इस लैरिंग्स में, स्वर यंत्र में विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। कैसी, विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन विशेष प्रकार की रचनाओं को बोलते हैं स्वर रज्जु। क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु, और स्वर रज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। ठीक है, लैरिंग्स में यानी कि स्वर यंत्र में विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जो स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड कहलाती हैं। और इस स्वर रज्जु का कार्य क्या होता है, इस स्वर रज्जु में क्या पाई जाती हैं, श्लेष्म में झिल्लियां पाई जाती हैं। कैसी, श्लेष्म में झिल्लियां पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, जो हम श्वास लेते हैं तो ये वायु के कारण क्या होता है,
श्वास लेने के कारण यानी कि वायु के कारण इन झिल्लियों में क्या होता है, कम कंपी पैदा होती है, कम कंपी पैदा होती है यानी कि वाइब्रेशन पैदा होते हैं। और इस कम कंपी के कारण यहां से क्या निकलती है, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां क्या निकलती है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां। ठीक है, तो स्वर यंत्र में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिन्हें स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड कहा जाता है। और वोकल कॉर्ड में विशेष प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। कौन सी झिल्लियां, श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती हैं जिनमें वायु के टकराव के कारण यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो वायु के टकराव के कारण कपकपी पैदा होती है यानी कि वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होता है, लैरिंक्स यानी कि स्वर यंत्र होता है। ओके, समझ में आ गया कि स्वर यंत्र क्या होता है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है और इसके साथ ही एक कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और स्वर यंत्र के ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण की तरह क्या लगा रहता है, एपिग्लोटिस लगा रहता है। ठीक है, तो स्वर यंत्र का जो आवरण होता है, स्वर यंत्र का आवरण, स्वर यंत्र का आवरण क्या कहलाता है, यह होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मैंने भी बताया था यानी कि घाटी ढक्कन। तो घाटी ढक्कन होता है, ये किसके ऊपर लगा रहता है, ये स्वर यंत्र के ऊपर लगा रहता है। ये क्या कार्य करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यह स्वर यंत्र में किसको जाने देता है, श्वास को तो जाने देता है, लेकिन भोजन करने के दौरान भोजन को यह श्वास नली में जाने से रोकता है। किसको रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है। ठीक है, रोकता है। तो ये एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन होता है। मैंने एपिग्लोटिस के बारे में आपको कई बार समझा दिया है, पाचन तंत्र पढ़ाया था तब भी बताया है और अभी भी मैंने आपको 2 बार फिर से बता दिया है। ठीक है, कि ये एपिग्लोटिस क्या होता है, ये स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण की तरह कार्य करता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये हो गया स्वर यंत्र कंप्लीट। तो हमारा आज जो ऊपरी श्वसन तंत्र है यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निचला जो श्वसन तंत्र है उसको हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको मैं एक बार श्वसन तंत्र जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र है उसकी एक इमेज दिखा देता हूं और एक बार मैं आपको डायग्राम खुद बना के दिखा देता हूं और फिर आपको इमेज भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये श्वास नली आती है, आगे से किससे आती है, ये जाती है नाक से आती है, ये मुंह से आती है और नाक से आती है। ठीक है, आ गया समझ, ये नाक से भी आती है और ये मुंह से भी आती है। तो ये श्वास नली होती है, इसके पीछे क्या रहती है, ग्रास नली होती है। यहाँ पे ये पूरी ग्रसनी का पार्ट होता है। ठीक है, श्वास नली आगे होती है, ग्रास नली पीछे होती है, ये पूरी श्वास नली होती है। यहाँ पे कंठ रहता है और इस कंठ के नीचे ही क्या रहता है, स्वर यंत्र रहता है। क्या रहता है, स्वर यंत्र रहता है। कंठ के नीचे हो गया, यहाँ पे ये ऐसे करके स्वर यंत्र होता है और ये स्वर यंत्र होता है वो श्वास नली को जोड़े रखता है और श्वास नली आगे जाके किस में पहुंचती है, ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है और आगे जाके ये फेफड़ों में खुलती है। ठीक है, आगे समझ। तो ये क्या होता है, ये तो होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ठीक है, ये हो गई श्वास नली, यहां पे पाई जाती है ग्रसनी। ठीक है, और यहां पे होती है जो नेजोफेरेंस यानी कि नासा ग्रसनी, ये होती है माउथ फेरेंस यानी कि मुख्य ग्रसनी और यहाँ पे होती है लेरिंगोफेरेंस यानी कि कंठ ग्रसनी। आ गया समझ। अब आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूं। जो आपको इमेज दिख रही है ये क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आपको उसमें चारों पार्ट दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें, वो भी अपनी जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से ले पाएं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रेगुलरली आपकी क्लास चल रही है। मतलब सोमवार से शनिवार तक आपकी रेगुलर क्लास लगती है। ठीक है, अभी मैथ और साइंस की क्लास चल रही है, आगे जल्दी आपकी एसएसटी और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, जब वो क्लास स्टार्ट होंगी तो आपको पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा क्लास में भी और साथ में अलग से भी आपको वीडियो मिल जाएगी।
ओके, तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।